हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट लिया है। इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम रनिंग टाइम कितना हो सकता है, मिनिमम रनिंग टाइम कितना हो सकता है और एवरेज रनिंग टाइम कितना हो सकता है एल्गोरिथम का, इंसर्शन सॉर्ट का। रनिंग टाइम मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हम लोग निकालने वाले हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स टाइम टेकन बाय स्ट्रक्चर इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कैसे करते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए आप नंबर स्टेप्स काउंट कर लीजिए कि आपके एल्गोरिथम में कितने स्टेप्स हैं, या आपका एल्गोरिथम जो है, जो कि एल्गोरिथम डिफरेंट टाइप के होते हैं। एल्गोरिथम आपका सिक्वेंशियल हो सकता है, तो सिक्वेंशियल है तो आप नंबर स्टेप्स काउंट कर लीजिए टोटल, वही आपका क्या बन जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा। या लेकिन आपका एल्गोरिथम रिकर्सिव है तो आपको ये फाइंड करना है कि आपका रिकर्सिव फंक्शन कितनी नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो रहा है। ठीक, नंबर ऑफ फंक्शन कॉलिंग निकाल लीजिए, टोटल कितनी बार कॉल हो सकता है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट बन जाएगा। लेकिन यदि आपका एल्गोरिथम आपका इटरेटिव है तो उसमें ये निकाल लीजिए कि आपका लूप कितनी बार चल रहा है, कितनी बार कंपैरिजन होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, तो डिपेंड ऑन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपका सिक्वेंशियल, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करिए आप। यदि आपका एल्गोरिथम इटरेटिव है तो आप नंबर ऑफ रिपीटिशन फाइंड करिए आप स्टेटमेंट का टोटल, या आपका एल्गोरिथम रिकर्सिव है तो नंबर ऑफ फंक्शन कॉलिंग यहाँ पर क्या करिए, फाइंड करिए आप। वही आपका क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, इसमें इसके अंदर में इंसर्शन सॉर्ट के अंदर में आपको मालूम है ये आपका किस टाइप का एल्गोरिथम है, इटरेटिव एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स अलग अलग पोजीशन से आप निकाल लेते हैं, और निकाल के बाद पढ़ने के बाद उसको आप छोड़ के चले जाते हैं। तो लाइब्रेरियन क्या करता है, उस बुक्स नंबर को देखता है। ठीक, बुक्स नंबर को देखने के बाद वो अपने सेल में देखता है, उसकी नंबरिंग मैच करता है। जब उसकी नंबरिंग प्रॉपर पोजीशन पे आ जाती है, प्रॉपर पोजीशन फाइंड करता है, क्योंकि सारी बुक्स को सिक्वेंसली क्या करता है, मैनेज करता है वो। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारी बुक्स को एक साइड में कर देगा, बीच में एक स्पेस बनाएगा, वहाँ पे आपको जो बुक्स आपने निकाली थी उसको क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, यदि आपके एलिमेंट्स को क्या करेगा, जो भी एलिमेंट आपका पिकअप होगा उसको फाइंड आउट करेगा, ये एलिमेंट कहाँ पर प्लेस हो सकता है, प्रॉपर पोजीशन उसका फाइंड करेगा और उसको क्या कर देगा, बीच में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वर्क करता है ये देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया कि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है, एक एरे लिया ए नाम का, एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया 55, यहाँ पर 45, यहाँ पे लिया मैंने 80, फिर यहाँ पे लिया मैंने 10, और यहाँ पर मैंने लिया, आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने 35 ले लिया। ठीक है, 5 एलिमेंट्स। इंडेक्स मैंने 1 से लिया, आपका एल्गोरिथम है इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1, प्रोग्रामिंग में स्टार्ट फ्रॉम 0 कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक की लिया, की एक टेम्पोररी वेरिएबल यहाँ पे यूज किया मैंने। यहाँ पर मैंने अब इसको लिए एक दो लूप यूज करना पड़ता है। एक मैंने जे लिया, जे स्टार्ट फ्रॉम 2, तो की इक्वल टू ए ऑफ जे, जे क्या आपका ए ऑफ जे, जे इक्वल टू 2 है, ए ऑफ 2 क्या हो जाएगा 45, 45 यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक वेरिएबल और एक लूप चलाएंगे यहाँ पर, आई से स्टार्ट करेगा, आई जो रहेगा स्टार्ट फ्रॉम जे -1, तो जे इज टू 2 -1 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है 45 के लेफ्ट हैंड साइड में, उनके साथ 45 को कंपेयर करना है। आपको ये देखना है, पहला पॉइंट तो ये देखना है कि आई बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए। बाउंड्री के बाहर चला गया मतलब उसके बाद तो एलिमेंट है ही नहीं, तो कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है, लूप ऑटोमेटिक आई का क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि आपका जो है, ये जो की है वो लेस देन आपका लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट है। यदि आपका 45, पहला पॉइंट क्या देखेंगे, आई चूंकि इसकी बॉडी 1 से स्टार्ट हो रही है तो आई इज 1, 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 ट्रू है, और 45 लेस देन इक्वल टू नहीं देखेंगे, लेस देन तो इक्वल टू इसलिए नहीं देखेंगे भाई, आदि ऑलरेडी इक्वल है, दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उनको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 45 लेस देन 55 ट्रू, ट्रू हो गया तो 55 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो आपका 45 लेस देन 55 ट्रू हो गया, तो 55 को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आफ्टर शिफ्टिंग आई माइनस माइनस करेंगे तो आई कहाँ पहुँच जाएगा, तुम्हारा 0 पे चला जाएगा, और 0 बाउंड्री के बाहर हो गया। बाउंड्री के पास एलिमेंट होते नहीं है। ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे चेक होगा कि लूप फिर से चलेगा, इनर लूप चलेगा, 2 लूप है, एक जे के लिए आउटर लूप और आई के लिए इनर लूप रहेगा। एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। ठीक है, तो 0 आपका क्या गया, बाउंड्री के बाहर चला गया, 1 से स्टार्ट कर रहा था बाउंड्री अपना, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 फॉल्स, फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो जाएगा ना तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू की लेंगे आप। आई की वैल्यू क्या चली 0,
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए ऑफ 0 + 1 इक्वल टू की क्या है 45। तो आप देखेंगे ए ऑफ 1 इक्वल टू 45। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा यहां पर, नेक्स्ट राउंड में यहां पर आपके पास ए ऑफ 1 ये आपका, इस ए ऑफ 1 के अंदर में क्या इंसर्ट हो जाएगा 45 इंसर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी 55 शिफ्ट हो चुका है, यहां पर क्या चल रहा है आपका 80 चल रहा है। नेक्स्ट क्या चल रहा है 10। नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास 35। ये आपका एरे है, यहां पर इंडेक्स 1 2 3 4 5। इनर लूप खत्म हो गया, आपका एलिमेंट एक प्रॉपर पोजीशन में क्या हो गया 45 इंसर्ट हो गया। जो कि 45 छोटा था 55 से, तो 55 इधर आ गया 45 इधर। ये दो एलिमेंट आपके क्या हो गए आफ्टर फर्स्ट इटरेशन सॉर्ट हो गए, क्या हो गए सॉर्ट हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा कि जे आप पहुंच जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पर 3 पर। ठीक है, इसके बाद जो की है ये आपका की है, की के अंदर में ए ऑफ 3 क्या है यहाँ पर 80 है, 80 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आई फिर से आई आएगा, इनर लूप में जाएगा ये। ठीक है, जे आपका आउटर है और आई आपका इनर लूप है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा जे -1 3 -1 2 से स्टार्ट करेगा। अब ये चेक करेगा कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इससे क्या बड़े हैं। यदि बड़े हैं भाई शिफ्ट होता रहेगा, छोटे हैं तो स्टॉप हो जाएगा। तो अब यहां से फिर से कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन क्या होगा यहां पर कि आपकी आई क्या है ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ये भी चेक करना है बाउंड्री के बाहर तो नहीं चला गया, तो बाउंड्री बाहर तो नहीं गया। या आई इक्वल टू क्या है 2 है, 2 ग्रेटर इक्वल टू 1 ट्रू। 80 लेस देन 55 फॉल्स। 80 लेस देन 55, 80 क्या 55 से छोटा है फॉल्स। जैसे यहां पे 45 लेस देन 55 था, यस ट्रू शिफ्ट, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होगा। अब लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इनर लूप दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है भाई, किस पे डिपेंड कर रहा है कि बाउंड्री के बाहर चला गया क्या टर्मिनेट, दूसरा कि यदि आपका की ऑलरेडी बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो भाई ये 3 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। 80 ऑलरेडी अपने सही पोजीशन पे, ठीक है। यदि आपका एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी सही पोजीशन में है, तो वहां पे शिफ्टिंग नहीं होगी, क्लियर पॉइंट, और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इनर लूप ये भी डिपेंड करेगा कि आपका इंटरली जो डेटा है किस फॉर्म में स्टोर्ड है, किस फॉर्म में स्टोर्ड, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में। अभी नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो लूप मैंने क्या बोला, यहाँ पे बेटा टर्मिनेट हो गया। क्या टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो ग्रेटर इक्वल टू 1 था, बाउंड्री के अंदर में था ये, लेकिन 80 लेस देन 55 फॉल्स हो गया, तो आगे कंपेयर करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। इधर एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड, 55 45 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो नेक्स्ट कंपेरिजन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर जब टर्मिनेट होगा अगेन यहां पे आएगा i + 1, i + 1 इक्वल टू की इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 80 चल रहा है। तो यहां पे आएगा a ऑफ i इज 2 चल रहा है, 2 + 1 3 इक्वल टू की 80, तो a ऑफ 3 इक्वल टू 80 a ऑफ 3 में ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहां पे 80 है। तो नेक्स्ट राउंड में अब क्या होगा देखिए सभी लोग, तो नेक्स्ट राउंड के में आपका जो एलिमेंट है यहां पर आपके पास जो एरे है, यहां पे कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो ये आपके पास 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। यहां पे आपके पास की है, आपके पास यहां पर क्या है, ये की है, क्लियर। तो यहां पे एलिमेंट है आपके पास क्या चल रहा है 45 55 80, यहां पे क्या चला 80 देन 10 देन 35। अब जे आगे चले जाएगा, ठीक है, लूप इनर लूप टर्मिनेट हो गया, एलिमेंट इंसर्ट भी हो गया। अब जे रेज टू 4, तो सबसे पहले k इक्वल टू a ऑफ j इज 4, a ऑफ j इज 10, तो यहां पे 10 आ गया। अब i इक्वल टू हो जाएगा आपका j -1 3 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर से सेम रिपीटेशन यहां पे चलेगा। अभी i 3 ग्रेटर इक्वल टू 1 ट्रू है, ठीक है। 10 लेस देन 80 ट्रू है बाई शिफ्ट, ये शिफ्ट हो जाएगा 80 आपका यहां पे शिफ्ट हो गया, i -2, ठीक है। 2 ग्रेटर इक्वल टू 1 ट्रू, 10 लेस देन 50 ट्रू शिफ्ट, ये 55 यहां पे आ गया, i माइनस कितना हो गया 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 2, 10 लेस देन 45 ट्रू। तब तक ये शिफ्ट करता रहेगा जब तक एलिमेंट 10 आपका लेफ्ट हैंड साइड से छोटा रहेगा, तो सारे एलिमेंट शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है, और तब तक शिफ्ट होते रहेंगे जब तक वो छोटा है। फिर अभी तो बाउंड्री के बाहर ही निकल गया भाई, मतलब आपका जो स्टूडेंट था वो पहली बुक्स निकाला था, फर्स्ट बुक
सेल की पहली बुक निकाला था, ये तुरंत बाउंड्री के बाहर चला गया। मतलब सेल, ये सेल था 1 2 3 4 ऐसे था, 3 2 1, तो फर्स्ट बुक निकली थी, तो 2 तक उसने इधर कर दिया, बुक को बिगिन में इंसर्ट कर दिया। सेम कहानी यहाँ बाउंड्री के बाहर चला गया, बाउंड्री के बाद तो अब कंपेरिजन होगा नहीं, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लूप दो जगह टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। पहला कि i इक्वल टू 0 हो जा रहा है, बाउंड्री के बाहर चला गया, 2 टर्मिनेट हो गया। दूसरा, जब आपका एलिमेंट ऑलरेडी क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा हो। 80 ग्रेटर देन 55 आपके पास है, 80 ग्रेटर देन 45 है, ऑलरेडी बड़ा है 80, 80 आपका की जो है आपका इन दोनों से बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी। 80 लेस देन 55 फॉल्स, तो फॉल्स हो गया, तो लूप आगे नहीं चला, आई में चेंजेस नहीं हुआ। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज कंसंट्रेट करने की जरूरत है यहाँ पर कि बाउंड्री तक जाके टर्मिनेट हो सकता है। और दूसरा, यदि आपका एलिमेंट यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगा, आगे आई में चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आएगा इस केस में, देखिए आप लोग सभी लोग, इस केस में फिर से बाउंड्री के बाहर चला गया, बाउंड्री के बाहर चला गया तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और i + 1, i 0, 0 + 1 इक्वल टू की वैल्यू कितनी है 10। अब 10 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो लूप टर्मिनेट हुआ तो 10 स्टोर हो गया कहाँ पर, a ऑफ 0 + 1, a ऑफ 1 के अंदर में 10 स्टोर हो गया। तो नेक्स्ट राउंड में आपका एरे कैसा बन गया, a ऑफ यहाँ पे स्टोर हो गया 10, देन यहाँ पे स्टोर हो गया 45, यहाँ पे आपके पास 55 चल रहा है, यहाँ पे आ गया 80 और यहाँ पे आ गया आपका 35। ठीक है, आपका एरे इंडेक्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर से आप सेम कहानी रिपीट करेंगे। यहां पर क्या लेंगे आप, की लेंगे। j इक्वल टू 4 पे यहां से चला था, अब j इक्वल टू 5 पे पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला काम की इक्वल टू a ऑफ j इज 5, a ऑफ 5 35 यहां पे कॉपी हो जाएगा। और i आपका चलेगा j - 1 4 से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए लूप दो जगह पे टर्मिनेट हो रहा है। एक तो i इक्वल टू 0 पे पहुंच गया देन टर्मिनेट, यहां भी i इक्वल टू 0 पे पहुंच गया देन टर्मिनेट। और दूसरा, यदि आपका की ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी छोटा है की से, तो भी लूप टर्मिनेट हो गया। तो i हमेशा 0 तक जाए जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में देखिए आप लोग, तो i इक्वल टू क्या है 4 है, तो 4 ग्रेटर इक्वल टू 1 2, बाउंड्री से चेक करना है, बाउंड्री के बाहर तो नहीं चला गया, तो नहीं गया। 35 को कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ, i के साथ, a ऑफ i के साथ 80 ग्रेटर देन 35 ट्रू है, तो शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर 80 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, i माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 ग्रेटर इक्वल टू 1 2, 30 लेस देन 55 ट्रू, शिफ्ट 55, तो 55 शिफ्ट हो गया, i माइनस 2 हो गया, 2 ग्रेटर इक्वल टू 1 2, 35 लेस देन 45 2, तो 45 भी आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, i माइनस कितना हो जाएगा 1, i माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 2, 35 लेस देन 10 फॉल्स, लेस देन फॉल्स हो गया भाई, 35 लेस देन फॉल्स हो गया, तो i माइनस अब नहीं होगा, अब सीधा एलिमेंट इंसर्ट होगा। कहां पे इंसर्ट होगा, इंसर्ट होगा a ऑफ i + 1 में इक्वल टू k, a ऑफ i क्या चल रहा है, जब टर्मिनेट हुआ यहां पर तो 1 चल रहा है, तो 1 + 1 इक्वल टू की 35, तो 35 a ऑफ 2 में कॉपी हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब यहां पे आप एलिमेंट देखेंगे ध्यान से, तो आपको एलिमेंट यहां पे दिखेगा इस तरह से, इस तरह से दिखेगा। यहां पर 5 एलिमेंट थे, तो 10 अपनी जगह पे बना हुआ है। ये आपका एरे है, इंडेक्स 1 2 3 4 5 है यहां पर। ठीक है, 2 में कॉपी हो गया आपके पास क्या 35, यहां पे क्या चल रहा है 45, यहां पे क्या चल रहा है 55, यहां पे क्या चल रहा है 80। एलिमेंट आपके क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए, एलिमेंट सॉर्ट हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है कि इंसर्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है और इंसर्शन सॉर्ट कैसे किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 लूप चल रहा है, एक j के लिए और एक i के लिए। j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से, खत्म कहाँ पे हुआ 5 पे, j इक्वल टू कहाँ पे जाके खत्म हुआ 5 पे। i आपका इनर लूप बनेगा। ठीक है, i जो होगा स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, हमेशा j - 1 से स्टार्ट होगा। j इक्वल टू 2 है तो 1 हो गया, j इक्वल टू 3 है तो 2 हो गया, j इक्वल टू 4 है 3 हो गया, j इक्वल टू 5 है तो 4 हो गया। लेकिन i हमेशा 0 तक चले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें 0 तक गया, लेकिन इसमें i 0 तक गया ही नहीं।
जो कि यहाँ पे जो की था ऑलरेडी क्या था, बड़ा था किससे, लेफ्ट हैंड साइड से, ए ऑफ आई से, तो यहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे कंपेयर करना है कि आई ग्रेटर इक्वल टू 1 देखना है, दूसरा आपको देखना है कि लेस देन ए ऑफ आई, जो कि ए ऑफ आई से कंपेयर हो रहा है ये, ठीक है। यदि ये ट्रू है तो शिफ्ट करेगा, जैसे यहाँ पे 10 लेस देन 80 था तो शिफ्ट हो गया 80, 10 लेस देन 55 था शिफ्ट हो गया, 10 लेस देन 45 था शिफ्ट हो गया, और आई माइनस माइनस होते गया। लेकिन यदि आपके पास 35 आया तो 35 लेस देन 10 फॉल्स, तो शिफ्ट नहीं हुआ, तो सीधा टर्मिनेट हो गया ये, और टर्मिनेट होकर एलिमेंट 2 पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्लियर पॉइंट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है। अब इसका हमें एल्गोरिथम प्रिपेयर करना है और उसका एनालिसिस करना है कि कैसे काम करता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि आपका जो इंसर्शन सॉर्ट है उसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा और उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा। एग्जाम्पल तो उन्होंने देख लिया यहाँ पर। जैसे इंसर्शन सॉर्ट के अंदर में आपको एल्गोरिथम लिखना है, तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे लिया कि आपका एल्गोरिथम नेम क्या है, इंसर्शन सॉर्ट। दूसरा यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं स्टोर इन एरे, एरे का साइज यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला यहाँ पे जो लूप चलेगा वो जे के लिए चलेगा। अभी आपने लिखा था यहाँ पर लूप, ये आपका जे स्टार्ट हुआ था 2 से लेकर कहाँ तक, एन तक, एन तक डू। एल्गोरिथम लिख रहे हैं ना भाई, कोडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो एल्गोरिथम में क्या होता है यहाँ पर कि आपने j इक्वल टू 2 to n लिख दिया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक उसमें 1 by 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे j प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। j इक्वल टू 2 से लेके n तक लूप चलेगा, जब j इक्वल टू n प्लस 1 होगा तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास j, और j वाकई में अभी आपने डेफिनेशन देखा था, यहाँ पर j स्टार्ट फ्रॉम 2 से लेके कहाँ तक गया था, 5 एलिमेंट था, 5 तक गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट बिगिन, फॉर लूप यहाँ पे आपका बिगिन हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट हमने किया था वहाँ पर की के अंदर में ए ऑफ जे स्टोर करते हैं, कि जे जहाँ पे रहता है उस इंडेक्स में जो वैल्यू रहती है उसको की में स्टोर कर देते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे किए थे लास्ट में, आई को इनिशलाइज किए थे, आई ऑलवेज इनिशलाइज विथ जे माइनस 1। जे 2 था तो आई 1 हो गया था, जे 3 हुआ तो आई 2 पे चला गया था, जे आपका 4 पे था तो आई 3 हो गया था, ठीक है। तो इसको इनिशलाइज करेंगे। दो काम करने के बाद अब लूप चलेगा किसके लिए, आई के लिए। लेकिन आई जो है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप आई को, ठीक है। तो आई आपका जो लूप है, ठीक है, ये आई इक्वल टू हमेशा 1 से 0 तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 तक ही चला, 1 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। तो आई जो है आपका रेंज पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितनी वैल्यूज हैं, आई टोटली डिपेंड कर रहा है कि एलिमेंट कैसे स्टोर्ड है। यदि आपका एलिमेंट ऑलरेडी बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड से तो ऑटोमेटिक लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। दिया आपका आई बाउंड्री के बाहर चला गया तो टर्मिनेट हो जाएगा, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक वाइल लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक वाइल लूप लिया यहाँ पर। इस वाइल के अंदर मैंने क्या लिखा, आई ग्रेटर इक्वल टू 1। आई ग्रेटर देन 1 है, बाउंड्री के बाहर नहीं है तो लूप चलेगा। एंड दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा की को चेक करेंगे आप, की कंपेयर हो रहा है किसके साथ, ए ऑफ आई के साथ। यदि ए ऑफ आई आपका बड़ा है की से तो शिफ्ट होता जाएगा, की के लिए प्रॉपर पोजीशन फाइंड करेगा, ठीक है। यदि यहां पर ये दोनों ट्रू हो गए तो फिफ्थ में जाएगा। ये फिफ्थ में हम लोगों ने क्या किया था, ए ऑफ आई में जो भी एलिमेंट है उसको आई प्लस 1 में स्टोर कर देंगे। ए ऑफ आई स्टोर इन ए ऑफ आई प्लस 1। कैसे सर, देखो यहां पर पीछे से, यहां पे एग्जांपल, यहां पे देखो इसमें यहां पर 45 था इसके अंदर में, और यहां पर 55 था। 55 आपका 45 से बड़ा था तो i इक्वल टू 1 चल रहा था, तो 55 को आपने स्टोर किया 2 में, तो i प्लस 1 के अंदर में i को स्टोर कर दिया। सिमिलरली इसमें भी देखिए आप, i इक्वल टू 3 था तो 80 कॉपी हुआ 4 में, फिर i इक्वल टू 2 हुआ तो 55 कॉपी हुआ 3 में, तो i प्लस 1 में कॉपी हो गया। और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, i माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका कॉपी हो गया i, a ऑफ i कॉपी हो गया a ऑफ i प्लस 1 में। 6 पॉइंट आपका हुआ i इक्वल टू i माइनस 1। एंड वाइल लूप को मैंने एंड कर दिया यहाँ पर। ये दो काम चलता रहेगा, कब तक, जब तक i बाउंड्री क्रॉस नहीं कर जाता या आपका की बड़ा नहीं हो जाता ए ऑफ आई से। ए ऑफ आई से छोटा है, लेफ्ट साइड से छोटा है
चलता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 7 पॉइंट, जब वाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है एट द एंड, हम की को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, i+1 में, इक्वल टू की, और यहाँ पे इसको एंड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, कैसे सर, लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया? अरे देखो ना यहाँ पर, जब ये टर्मिनेट हो गया i=1 पे टर्मिनेट हुआ, तो i+1 1+1 इक्वल टू की, तो की इक्वल टू 35 था, तो a(2) में कॉपी हो गया। यहाँ पे देखो 0+1 में 10 कॉपी हो गया, i+1 में की कॉपी हुआ, 80 कॉपी हो गया 3 के अंदर। तो लास्ट पॉइंट ये भी आपको करना है, की को इंसर्ट करना है। क्लियर पॉइंट? चलिए अब हम इसके लिए क्या निकालना है, हमें मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका रनिंग टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। रनिंग टाइम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिपीटिशन देखते हैं हम लोग कि आपका जो लूप है कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये ले लिया, कॉस्ट ऑफ पर स्टेप, कॉस्ट ऑफ पर रिपीटिशन, कॉस्ट ऑफ पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन रन होता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है। मैंने अज्यूम कर लिया यार, यहाँ पर क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर जे एक बार चेंज होगा तो उसकी कॉस्ट C1 होगी, j=2 पे C1, C=2 पे C2 कॉस्ट होगी, उसका जो रनिंग टाइम होगा, रनिंग टाइम तो कांस्टेंट होगी, कितना टाइम लग रहा है ये आप हमें नहीं बता सकते। ठीक, कांस्टेंट मैंने अज्यूम कर लिया कि जैसे मतलब 3 मिलीसेकंड लग रहा है, 2 नैनोसेकंड लग रहा है, ऐसा हमें तो मालूम नहीं, आपको भी नहीं मालूम है, तो उसकी मैंने कॉस्ट मान ली, एक कांस्टेंट कॉस्ट मान ली C1, कि एक बार जे चलेगा तो C1 कॉस्ट होगी, दूसरी बार चलेगा C1 चलेगी। रिपीटिशन सेम लूप का हो रहा है, सेम कॉस्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इसकी कॉस्ट मैंने मान ली कि जब भी वैल्यू इनिशियलाइज करेगा C2, ठीक है, ये जब एक बार इनिशियलाइज करेगा तो इसका कॉस्ट हो जाएगी C3, ये कंपेरिजन करेगा तो C4, और ये इनिशियलाइज कर रहा है C5, ये इसको ले लिया C6, इसको ले लिया C7। तो सर 1 2 3 क्या है, तो 1 2 3 कुछ भी नहीं भाई, ये लाइन नंबर है। मैंने ये मान लिया कॉस्ट ऑफ फर्स्ट लाइन, कॉस्ट ऑफ सेकंड लाइन, कॉस्ट ऑफ सेकंड थर्ड लाइन, 4 लाइन, 5th लाइन, 6th लाइन, 7th लाइन। एक बार रिपीट होगा C1, दूसरी बार रिपीट होगा C1, ठीक है, दूसरी लाइन रिपीट होगी C2 कॉस्ट। तो कॉस्ट पर इंस्ट्रक्शन निकाल लिया मैंने। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइंस हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन निकालना पड़ेगा, रिपीटिशन निकालना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे सेकेंड कॉलम जो बनाया यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। सेकेंड आपको जो देखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ टाइम इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे देखो आपका जे कितनी बार रिपीट होगा, तो जे आपका 2 से लेके n तक चल रहा है। मान लो n = 5 है, तो 2 3 4 और 5, 2 से 5 तक गया, 4 बार चला, 4 बार कंडीशन 2 रहेगी, मतलब n होगा तो n-1 टाइम चलेगा। लेकिन एक बार कंडीशन तुम्हारी फॉल्स भी होगी तो ये -1 होके क्या बन गया, n टाइम। तो आपका जे n टाइम चला, इसमें सक्सेस प्लस फेलर पार्ट दोनों ले लिया। n-1 टाइम कंडीशन 2 रहेगी, और एक बार कंडीशन फॉल्स करेगी, उसके लिए भी तो कंपेरिजन होगा ना, उसमें भी टाइम लगेगा, तो उसको भी मैंने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, फिर से देख लीजिए, n = 5 लिया, तो j = 2 3 4 5, तो 2 रहेगा, और j जैसे 6 बनेगा तो 6 ≤ 5 फर्स्ट टर्मिनेट, तो एक बार लूप और चलेगा फॉल्स के लिए भी, इसलिए उसको भी उन्हें कंसिडर कर लिया है। चलो यहाँ पे आओ, इनिशियलाइजेशन है यहाँ पर, 1 टाइम इनिशियलाइज होगा, एक बार असाइनमेंट है यहाँ पर, असाइनमेंट एक बार होगा तो 1 टाइम रन होगा ये। लेकिन रिपीट कितनी बार होगा ये रिपीट होगा जितनी बार आपका, चूंकि फॉर लूप का बॉडी है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉर लूप का पार्ट है ये, तो फॉर लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो 1 मल्टीप्लाई, तो फॉर लूप कितनी बार 2 हो रहा है, n-1 टाइम, तो ये हो गया n-1। सिमिलरली यहाँ पर भी इनिशियलाइज हो रहा है आपका, तो i आपका = j-1, एग्जीक्यूट 1 टाइम, बट रिपीट n-1 टाइम। कैसे सर, नहीं समझ में आ रही है? देखो j = 2 है, तो एक बार रन हुआ, ये रन हुआ एक बार, j = 2 फिर एक बार रन होगा, j = 3 पे रन हुआ, फिर 4 पे एक बार रन हुआ, j = 5 पे एक बार रन हुआ, तो 2 पे रन हुआ, 3 पे रन हुआ, 4 पे रन हुआ, 5 पे रन हुआ, 4 बार रन हुआ। ठीक है, तो n के लिए कितनी बार रन होगा, n-1, n-1। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली आप।
ये असाइनमेंट एक बार होगा, लेकिन असाइनमेंट कितनी बार होगा डिपेंड ऑन लूप। तो लूप कितनी बार ट्रू होगा उतनी बार असाइनमेंट होगा। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे एक प्रॉब्लम है यार, यहां पे इनर लूप को देख के नहीं चल रहा है, जो कि ये रेंज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक नहीं चल रहा है लूप। आई ग्रेटर इक्वल टू 1 को भी चेक कर रहा है और की को भी चेक कर रहा है। तो आपका जो वाइल लूप है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि आपका जो एलिमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में है। लेफ्ट साइड एलिमेंट स्मॉलर है या ग्रेटर देन है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग ये डिफाइन कर पा रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्टली कि लूप कितनी बार चलेगा। तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि j इक्वल टू 2 है तो वाइल लूप कितनी बार चला, j इक्वल टू 3 तो वाइल लूप कितनी बार चलेगा, i इक्वल टू 3 है, 4 है तो कितनी बार चलेगा, i इक्वल टू 5 कितनी बार चलेगा, और उन सबको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करें, अज्यूम कर लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया, ध्यान सुनिएगा, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि j इक्वल टू 2 है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट t2 टाइम, प्लस j इक्वल टू 3 है तो वाइल लूप एग्जीक्यूट t3 टाइम, t3 टाइम। i इक्वल टू आपके पास j इक्वल टू आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है तो एग्जीक्यूट t4 टाइम। ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। और जब j इक्वल टू आपका n हो जाएगा, n के लिए भी 2 रहेगा तो n के लिए एग्जीक्यूट tn टाइम। इन सबको ऐड कर लो आप। मैंने क्या अज्यूम किया, यहाँ पर समझिए सभी लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे लूप को देख के आप नहीं बता सकते कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा j इक्वल टू 2 है तो एग्जीक्यूट t2 टाइम, t2 अननोन है, उसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे आगे बता रहा हूं मैं, ठीक। j इक्वल टू 3 एग्जीक्यूट t3 टाइम, j इक्वल टू 4 एग्जीक्यूट t4 टाइम, j इक्वल टू 5 तो एग्जीक्यूट t5 टाइम। तो n तक है तो n तक चलेगा। तो इसको क्यों ना हम लोग t2 से लेके, ठीक है, 2 से लेके कहां तक, n तक, इसको ऐड कर लें, जो कि t2 टाइम चला, j इक्वल टू 2 पे, j इक्वल टू 3 t3 टाइम चला, t4 टाइम चला, t5 टाइम चला, उन सबको ऐड कर लो तो टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वाइल लूप आ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कर दिया यहाँ पर, इसको शॉर्टकट में फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली। अभी मैं पूरा मैथमेटिकली कंसेप्ट यूज कर रहा हूं कि j इक्वल टू 2 to n t j। क्यों सर j क्यों लिया आपने? क्योंकि मैं j इक्वल टू 2 पे देख रहा हूं कि वाइल लूप कितनी बार चल रहा है। तो वेयर tj आपका क्या है, वेयर tj आपका है नंबर ऑफ टाइम्स वाइल लूप will be execute, ठीक है। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, नंबर ऑफ टाइम्स वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूट, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, j इक्वल टू 2 पर, j इक्वल टू 3 पे, j इक्वल टू 4 पर, j इक्वल टू 5 पर। j तो यहां से चेंज होगा ना फॉर लूप से, तो j इक्वल टू 2 पे t2 टाइम, j इक्वल टू 3 t3 टाइम। तो सबको ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। और आप सबको मालूम है यदि ये आपका वाइल लूप t2 टाइम चल रहा है तो बॉडी आपका t2 माइनस 1 टाइम चलेगा, क्योंकि जैसे यहां पर देखो आप लोग, आपका फॉर लूप कितनी बार चल n टाइम, लेकिन बॉडी कितनी बार रिपीट हो रहा है n माइनस 1 टाइम। क्यों? क्योंकि फॉर लूप प्लस 1 चलता है फेलर के लिए, ठीक है। और फेलर जब होता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो बॉडी रिपीट नहीं होता है। सिमिलरली यदि आपका वाइल लूप ट्रू है तो बॉडी रिपीट होगा, लेकिन वाइल लूप फॉल्स हो गया तो बॉडी रिपीट नहीं होगा, तो एक बार कम चलेगा। बॉडी हमेशा लूप से एक बार कम चलता है यदि फेलर पार्ट को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो लूप चलेगा आपको यहां पर, इसको लिखेंगे आप समेशन j इक्वल टू 2 to n, इसको लिखेंगे आप tj माइनस 1। tj माइनस 1 क्यों? ये t2 टाइम है तो t2 माइनस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, t3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल देख लीजिए आप, नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल पे चले जाओ। यहां पे देखो i 2 बार चेंज हुआ लेकिन बॉडी एक बार रिपीट हुआ, यहां पर एक बार शिफ्ट हुआ। यहां पर जैसे यहां पे देखिए आप लोग, वाइल i 1 2 3 बार चला लेकिन बॉडी सिर्फ 2 बार, एक बार यहां पे शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 बार चला, आपका i 4 बार चेंज हुआ, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए, लेकिन बॉडी 3 बार, 1 2 3 बार शिफ्ट हुआ। तो i जितनी बार शिफ्ट चल रहा है वाइल लूप उतनी बार चेक हो रहा है, लेकिन बॉडी जस्ट 1 टाइम क्या हो रहा है, कम चल रहा है, इसलिए tj माइनस 1। सिमिलरली इसके लिए भी वही कहानी होगा, क्योंकि ये भी क्या पार्ट ऑफ वाइल है, दोनों क्या है पार्ट ऑफ वाइल है।
तो ये भी आपका एग्जीक्यूट होगा समेशन जे इक्वल टू 2 to n, ठीक है, टीजे -1 टाइम, ये चलेगा आपका, ठीक है। अब इसको देखिए आप लोग, a ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू की, ये पार्ट ऑफ वाइल नहीं है, ये आपका पार्ट ऑफ फॉर लूप है। तो फॉर लूप कितनी बार ट्रू हो रहा है, n-1 टाइम, 2 3 4 5, n इक्वल टू 5 लेके चल रहा हूँ, तो 4 टाइम ये असाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, ये एग्जीक्यूट 1 टाइम हो रहा है, लेकिन रिपीट आपका कितनी बार होगा, n-1 टाइम रिपीट होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एग्जीक्यूट 1 टाइम बट रिपीट n-1 टाइम, बिकॉज लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, लास्ट स्टेटमेंट आपका बॉडी ऑफ फॉर लूप है, ना कि बॉडी ऑफ वाइल है। फिर से एक बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी में तो आपको एग्जैक्टली पता चल जा रहा है कि लूप कितनी बार आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बस वाइल की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देख लिया यहाँ पर कि j इक्वल टू 2 है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये आपका t2 टाइम चलेगा, लेकिन ये जो बॉडीज है ये आपका t2 -1 टाइम चलेगा, ऐसा अज्यूम कर लिया, क्योंकि t2 अननोन है, मालूम नहीं है। जब j इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये आपका t3 टाइम चलेगा और ये t3 -1 टाइम चलेगा। j इक्वल टू जब ये 4 हो जाएगा तो वाइल लूप आपका t4 -1 टाइम, ये t4 टाइम चलेगा वाइल लूप, लेकिन बॉडी आपका t4 -1 टाइम चलेगा। तो इसको मैंने t2 t3 t4 को ऐड कर लिया टोटल, और यही अपना ऑब्जेक्टिव है फाइंड करने का। बाकी तो सब पता है, n के टर्म में आ रहे हैं, लेकिन ये n के टर्म में नहीं है, ये अननोन है। तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो यदि ये टर्म्स हमको कैलकुलेट हो गया, टीजे एग्जैक्टिव फाइंड हो गया, तो हम अपनी टाइम कॉन्स्टेंट फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर से एक बात सुन लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम आपको मिलेंगे जो रेंज पे नहीं होंगे, जो रेंज वाले होंगे तो फट से आप बना लोगे, जो रेंज में नहीं तो उनको कैसे एनालाइज करना है आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बहुत अच्छे से, ये एल्गोरिथम बहुत अच्छे से एनालाइज करा देता है कि किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेन अभी हमें ये देखना है कि मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखे कंसेप्ट क्या फॉलो किया, आपको क्या निकालना है, टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लूप निकालना है, लूप कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सभी लोग, j इक्वल टू 2 से n तक चल रहा है, तो j इक्वल टू मान लो n इक्वल टू 5 ले लो, तो 2 3 4 5 4 बार चलाइए, ठीक है। 4 बार 2 रहेगा और एक बार फॉस करेगा n+1 पे, इसलिए इसको मैंने लिया n-1 पे, 2 रहेगा +1 क्या होगा, फिल करेगा n टाइम। तो n टाइम ये चल रहा है तो बॉडी n-1 टाइम चलेगी, तो n-1 टाइम n-1 टाइम। देखिए इसको देख के आप नहीं बता सकते कि ये 1 से लेके 100 तक नहीं चल रहा ना, तो इसको देख के नहीं बता सकते कितनी बार चलेगा, इसलिए मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया t2 j इक्वल टू 2 है तो t2 टाइम चलेगा, j इक्वल टू 3 टाइम चलेगा, j इक्वल टू आपका 4 है तो t4 टाइम चलेगा वाइल लूप। तो ये t2 प्लस t3 प्लस t4 को ऐड कर लिया, समेशन के टर्म में लिख लिया मैंने, j इक्वल टू 2 से n तक 2 रहेगा, n+1 पे फॉस कर जाएगा तो उसके लिए नहीं लेंगे आप। ये दोनों कितनी बार चलेंगे, ये t2 टाइम तो t2 -1 टाइम, t3 टाइम t3 -1 टाइम, t4 टाइम t4 -1 टाइम, तो उसको भी ऐड कर लिया सबको, t2 -1 प्लस t3 -1 प्लस t4 -1, तो समेशन के टर्म में लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट हो गया तो अपना आ जाएगा। दूसरा पॉइंट एक और, टोटल कितना आएगा, टोटल रनिंग टाइम क्या आएगा, टोटल रनिंग टाइम के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ पर इंस्ट्रक्शन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यदि ये एक बार रन होगा C1 कॉस्ट है, n टाइम रन होगा C1 इंटू n हो जाएगा, तो इस पूरे को क्या कर लो आप आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, यदि हम लोग रनिंग टाइम यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट, तो पहला जो स्टेटमेंट था C1 मल्टीप्लाई n प्लस C2 मल्टीप्लाई n-1 प्लस C3 मल्टीप्लाई n-1 प्लस C4 मल्टीप्लाई समेशन j इक्वल टू 2 to n tj प्लस C5 मल्टीप्लाई समेशन j इक्वल टू 2 to n tj -1 प्लस C6 मल्टीप्लाई समेशन j इक्वल टू 2 to n tj -1 प्लस C7 n-1 टाइम। इसको ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर ए। बाकी सब में नोन है n टाइम, लेकिन इन सब में नोन नहीं, इसको फाइंड करना है, ठीक है। पहला पॉइंट ये कैसे निकाला मैंने, फिर से एक बार देख लो आप लोग पीछे से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ऐड, इन दोनों मल्टीप्लाई किया ऐड, इन दोनों टोटल रनिंग टाइम मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आपका जो फॉर लूप है, फॉर लूप फॉर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे, इस पे डिपेंड कर कितने एलिमेंट स्टोर्ड है उसके हिसाब से लूप चल रहा है। बट while loop depend on type of storage of element, दोनों में ये डिफरेंस है। ये रेंज पे डिपेंड नहीं कर रहा कितने एलिमेंट है, ये डिपेंड कर किस टाइप से स्टोरेज है। मतलब टाइप ऑफ स्टोरेज का मतलब हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड रैंडम ऑर्डर, कि एलिमेंट किस तरह से स्टोर है उस पर डिपेंड करेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा ये। ओके, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपका फॉर लूप किस पे डिपेंड कर रहा है ये पता होना चाहिए, व्हाइल लूप किस पे डिपेंड कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग फिर मैंने केसेस बनाया। चलो ये समझ में आ गया मेरे को, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केस बनाया। ठीक है, तो केस 1 लिया मैंने, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब होता है मैक्सिमम रन टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम रन टाइम यहाँ पे कब होगा, मैक्सिमम कि मैक्सिमम टाइम आपका व्हाइल लूप और फॉर लूप चलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रनिंग टाइम यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका व्हाइल लूप मैक्सिमम टाइम, ये तो आपका फिक्स है भाई, 2 से लेके n तक चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। फिर सिर्फ व्हाइल लूप की कहानी आपको निकालनी है, क्योंकि व्हाइल लूप पे टीजे पता है, टीजे पता ही नहीं क्या है, अननोन है, उसको फाइंड करना है। तो वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि एलिमेंट किस ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वर्स्ट केस तभी अकर करेगा व्हेन एलिमेंट आर स्टोर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट है। ठीक है, तो वर्स्ट केस अकर when element are stored in descending order। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहां पर ये है कि वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैसे निकालना पड़ेगा, थ्रू एग्जांपल। तो मैंने क्या बताया, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको कैलकुलेट करना है, सभी एलिमेंट को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, मेंटेन करना है, स्टोर करना है। तो एग्जांपल के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, एक 1D एरे लिया, इसमें एलिमेंट मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर किया। जैसे एलिमेंट यहाँ पे लिया मैंने क्या 55, यहाँ पे लिया मैंने 45, यहाँ पे लिया 35, यहाँ पे लिया मैंने 25 और यहाँ पे लिया 10। डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दिया मैंने। ठीक है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये आपके पास एलिमेंट है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर की है। इस केस में देखो आप लोग सब लोग ध्यान से, ठीक, एक चीज और करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ पर T2 T3 T4 निकालना। T2 T3 T4 क्या था, J = 2 है तो व्हाइल लूप कितनी बार चलेगा, J = 3 तो व्हाइल लूप कितनी बार चलेगा, J = 4 तो व्हाइल लूप कितनी बार चलेगा। उसके लिए एक टेबल क्रिएट कर लिया मैंने, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस टेबल के अंदर में यहाँ पे ले लिया J = 2, J = 3, J = 4, J = 5। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना है कि J = 2 पे व्हाइल लूप कितनी बार चलेगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ व्हाइल लूप। J = 2 पे व्हाइल लूप बॉडी कितनी बार रिपीट होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये था, इसको लोग डिनोट कर रहे थे मैथमेटिकली TJ से, और इसको लोग डिनोट कर रहे हैं मैथमेटिकली TJ - 1 से। ये निकाले थे। TJ क्या था, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ व्हाइल लूप। TJ - 1 क्या था, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ व्हाइल लूप बॉडी स्टेटमेंट। तो अब देखो यहाँ पर, अब J = मैंने यहाँ पे लिया 2 से स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिथम फॉलो करना। तो I = हो जाएगा J - 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, K = A of J is 45, वहाँ पे कॉपी हो गया। 45 लेस देन 55 ट्रू, शिफ्ट, ये शिफ्ट हो गया आपका 55, और I = यहाँ पे क्या हो गया 0, तो 0 > 1 फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बाउंड्री के बाहर चला गया नेक्स्ट राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, जब J = 2 है तो व्हाइल लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार I चेंज होगा। I = 1, 1 > 1 चेक हुआ 2 था, फिर 0 हो गया, 0 > 1 फॉल्स हो गया, टर्मिनेट हो गया। I 2 बार चेंज हुआ, 2 बार व्हाइल लूप चला, लेकिन वैल्यू कितनी बार शिफ्ट हुई, 1 बार। तो व्हाइल लूप बॉडी 1 बार रिपीट हुआ यहाँ पर।
ठीक है, समझ में आया पॉइंट। जो उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आफ्टर टर्मिनेशन आपको मालूम है कि ए ऑफ आई प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू की, और की इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है 45। तो ए ऑफ आई इक्वल टू क्या चला 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 45। तो 45 स्टोर इन, ध्यान से देखिए आप लोग, ये बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑफ 1 इक्वल टू 45 कॉपी हो गया, 55, 35, 25, 10 कॉपी कर लिया बाकी एलिमेंट। अब नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं हम लोग। अब फिर से मैंने यहाँ पे की लिया, अगेन जे स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से होगा देखिए आप लोग, तो आपका जे स्टार्ट फ्रॉम अब 2 हो गया, 3 पे जाएगा ये, 3 पे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा जे माइनस 1, 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35। इस केस में 35 लेस देन 55 ट्रू, तो 55 यहाँ पे आ गया, आई माइनस 1 हो गया, 1 ग्रेटर इक्वल टू 1, 2, 35 लेस देन 45 ट्रू, 45 यहाँ पे आ गया, आई माइनस कितना हो गया 0। फिर से बाउंड्री के बाहर चला गया, अब लूप नहीं चलेगा क्योंकि 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 फॉल्स। तो यहाँ पे आई 3 बार चेंज हुआ, लेकिन बॉडी सिर्फ 2 बार चला। जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा फिर सेम कहानी, ए ऑफ आई 0 प्लस 1 इक्वल टू की क्या है 35। तो नेक्स्ट राउंड में देखेंगे आप, तो आपका जो एरे है यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, ये ए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट आ गया आपके पास, स्टोर हो गया 35, ठीक है। यहाँ पे क्या है 45, यहाँ पर क्या है 55, यहाँ पर क्या है 25, यहाँ पर क्या 10, यहाँ पे हो गया आपके पास की। अब आपका जो आई है यहाँ पर, अब जी आपका 3 के लिए हो गया, 4 पे जाओ, 4 से स्टार्ट करें, आई इक्वल टू, आई आपका जे पे डिपेंड करता है, जे इस समय क्या यहाँ पे चल रहा है 4 चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे 4 लेंगे, और आई इक्वल टू क्या ले लेंगे 4 माइनस 1 3 ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 2, तो 2 हो गया, और यहाँ पे क्या चल रहा है 25, की इक्वल टू ए ऑफ जे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 55। तो आई माइनस कितना हो गया, ये 2 हो गया, 2 इक्वल टू 1 2, 25 लेस देन 45 2 शिफ्ट हो गया ये, आई माइनस कितना हो गया 1 इक्वल टू 1, 25 लेस देन 35 2 हो गया, शिफ्ट 35, आई माइनस 0। देख लो यहाँ पे जो आई है ना मैक्सिमम टाइम चल रहा है। सर कैसे पता चला ये वर्स्ट केस है, क्योंकि यहाँ पे आई हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा है। आई तब तक चल रहा है जब तक बाउंड्री से ज़्यादा तो नहीं चल सकता ना, हर बाउंड्री तक जा रहा है, बाउंड्री को क्रॉस कर जा रहा है ये, अब बाउंड्री के पास तो एलिमेंट है नहीं, तो मैक्सिमम टाइम कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वर्स्ट केस बोल रहे हैं, मैक्सिमम रन टाइम बोल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि वाइल लूप जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा क्या हो गया कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, हमको वर्स्ट केस में निकालना, हमको मैक्सिमम रन टाइम निकालना है। तो वाइल आई को देखो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, 2 के लिए भी चला, 1 के लिए भी चला 0, अब 0 पास तो एलिमेंट नहीं, तो टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखें तो आई 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ, तो जे इक्वल टू 4 पे 4 टाइम्स, और बॉडी 3 बार शिफ्ट हुआ, ये क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद टर्मिनेशन के बाद आपका जो की होगा यहाँ पे स्टोर जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड में आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट है यहाँ पर 25 आ गया, यहाँ पे 35 चल रहा है, यहाँ 45 है, यहाँ पर 55 है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे आपके पास की है। अब यहाँ पे देखो आप लोग 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिएगा, अब जे तुम्हारा पहुँच जाएगा 5 पर, यहाँ कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अब जे पहुँच गया किस पे आपके पास, ठीक है, जे पहुँच गया आपके पास 5 पर, तो आई इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4 हो गया ये, ठीक है। तो की इक्वल टू ए ऑफ जे 10, 4 ग्रेटर इक्वल टू 1, बाउंड्री से कि क्रॉस नहीं किया, यस 2, तो 10 लेस देन 45 टू 55 शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। आई माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 1 2, और 10 लेस देन 45 2 सिर्फ 45। तो ये देखना है कि आई बाउंड्री तो नहीं क्रॉस किया, नहीं किया है, तो 10 लेस देन 35 2 35, ये बाउंड्री तक जाएगा, हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है, और 2 हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, आई इक्वल टू 0, अब टर्मिनेट हो गया। तो आई कितनी बार चेंज हुआ, 1 2 3 4 5 बार, जे इक्वल टू 5 पर, जे इक्वल टू 5 पर, अब बॉडी 4 बार शिफ्ट हुआ।
इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सभी एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएंगे। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर हो गया आपके पास की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे कितनी है 25, यहाँ पे कितनी है 35, यहाँ पे कितनी है 45, यहाँ पे कितना है 55। तो ये आपका आंसर आ गया। मेन हमें ये निकालना था कि यहाँ पे वाइल लूप टोटल कितनी बार चल रहा है और वाइल लूप डिपेंड कैसे कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो हमने अज्यूम किया था T2 अज्यूम किया था J इक्वल टू आपका J इक्वल टू 2 है, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट T2 टाइम, तो T2 की जगह पे 2 आ रहा है। मैंने अज्यूम किया था जब J इक्वल टू 3 होगा तो वाइल लूप एग्जीक्यूट T3 टाइम, तो 3 आ रहा है। जब J इक्वल टू 4 होगा तो एग्जीक्यूट T4 मैंने माना था, तो T2 की जगह पे 2 आ रहा है, T3 की जगह पे 3 आ रहा है और T4 की जगह पे 4 आ रहा है, T5 की जगह पे 5 आ रहा है। मतलब J की वैल्यू 2 3 4 5 है, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट 2 3 4 5, जो ये होगा वही सेम ये होगा। यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन देखें तो इसको ऐड करें तो ये आ रहा है 14 टाइम, और इसको ऐड कर ले कितना हो रहा है ये आपका 4 7 10 टाइम्स, ठीक है। इन वर्स्ट केस कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इन वर्स्ट केस के अंदर में आपका जो टीजे था, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप था, इक्वल टू जे है भाई, इक्वल टू जे, मतलब टी जे इक्वल टू क्या है तुम्हारा जे टी जे क्या था, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप। जे क्यों ले लिया सर आपने, भाई यहाँ पर जे इक्वल टू 2 है तो 2 आ रहा है, जे इक्वल टू 3 है तो 3 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है। सिमिलरली वहां पर आपको जो टी जे टोटली डिपेंड ऑन जे की वैल्यू जो है वही आएगा यहाँ पर। तो ये चीज, ये मेन कंक्लूजन था, ये टीजे अपना अननोन था, टीजे क्या था, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वाइल लूप, तो ये मालूम पड़ेगा आपको। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे फायदा ये होगा कि आपको निकालना था वर्स्ट केस में, तो आपको ये मालूम हो गया कि आपका जो टीजे टोटली डिपेंड ऑन जे है, ठीक है। जे कैसे निकालना आपने, यहां से पीछे से आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने कंक्लूजन निकाला है वर्स्ट केस में टीजे डिपेंड ऑन जे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि जो आपने यहाँ पे लिया था समेशन जे इक्वल टू 2 to n, तो ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप। ये आपका क्या है टीजे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, समेशन ले लिया मतलब टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप। तो आपने ये निकाल लिया यहां पर भाई कि जो टीजे है जे इक्वल टू 2 है तो 2 है, जे इक्वल टू 3 तो 3 है, जे इक्वल टू 4 है 4 है, तो इसका मतलब टीजे इक्वल टू जे है। इसको एक्सपांड कर लो, 2 जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4, सो ऑन, तो जे इक्वल टू n। इसमें 1 ऐड कर लो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। 1 ऐड कर लिया, 1 डिलीट कर दिया, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 अपॉन 2 आएगा, ये सीरीज आ गया आपका, एक फार्मूला जनरेट हो गया। मान लीजिए आपके पास कितने एलिमेंट है, यहाँ पे n इक्वल टू 5 एलिमेंट है, n इक्वल टू 5 एलिमेंट है, 5 पे कितनी बार वाइल लूप चलेगा ये आपको निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वाइल लूप फॉर 5 एलिमेंट, तो फॉर्मूला आपके हाथ में n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 5 30, 30 माइनस 2 28 अपॉन 2 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और टेबल को देखो वहां पे भी टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वाइल लूप कितना आया था, टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वाइल लूप आया था आपका 14, देखो यहाँ पे टोटल एग्जीक्यूशन 14। तो ये फार्मूला मैंने बना दिया। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर में जो वाइल लूप चलेगा कितनी बार चलेगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 अपॉन 2 इन वर्स्ट केस। ये फार्मूला किसके लिए, वर्स्ट केस के लिए। मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए भाई इंसर्शन सॉर्ट है उसके अंदर में n इक्वल टू कितना है 50 एलिमेंट है, तो हाउ मेनी टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूट, वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूट इन वर्स्ट केस। ये फार्मूला आपके पास में पुट करो, ऐसे निकालने जाओगे निकालते रह जाओ, निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया है तो इसके ऊपर में आप फाइंड कर सकते हैं कि वाइल लूप टोटल वर्स्ट केस में कितनी बार चलेगा n के लिए, तो n के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर आते जाएगा। तो मैंने ये अननोन था ये फाइंड कर लिया भाई, इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। सिमिलरली अब तुमको वाइल लूप बॉडी के लिए बनाओ,
ठीक है, तो ये हो गया। तो सेकेंड पॉइंट आपको निकालना है यहां पर समीशन जे इक्वल टू क्या था 2 to n टी जे -1। तो ये इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ एजुकेशन ऑफ वाइल लूप बॉडी। ये इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ एजुकेशन ऑफ वाइल लूप बॉडी। ठीक है, वाइल लूप बॉडी। तो इसको आप लेंगे तो समेशन जे इक्वल टू 2 to n टी जे की वैल्यू कितनी, टी जे डिपेंड ऑन जे, ये आप निकाल चुके हैं। जे किस पे डिपेंड कर रहा है, टी जे डिपेंड कर रहा है जे पे। तो डाल दो वहां पर इनवर्स केस। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डालेंगे तो 1 आएगा, 3 डालेंगे 2 आएगा, और n डालेंगे तो n-1 आएगा। इसको सॉल्व कर लो। ये भी आपका सम ऑफ n नेचुरल है, लेकिन ये n-1 तक है। तो इसका जो फॉर्मूला आप निकालेंगे तो ये आएगा n-1/2। तो ये बनेगा आपका n²-n/2। ये आपका आंसर है। किसका? ये बॉडी का है, वाइल लूप बॉडी का है। ये वाइल लूप था, ये वाइल लूप बॉडी है। तो वाइल लूप बॉडी हमेशा -1 चलेगा एज कंपेयर टू वाइल लूप। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? सर ये फॉर्मूला कैसे आया? तो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है निकालना यार। सम ऑफ n नेचुरल फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या होता है, जब आपके पास यहाँ पे देखिए सभी लोग 1 + 2 + 3 + n तक रहता है, तो फॉर्मूला बनता है n+1/2। ठीक है, अब आपके पास 1 + 2 + 3 + अप टू n-1 आ रहा है, तो n की जगह पे n-1 सब्स्टिट्यूट कर दो, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा n-1 + 1/2, -1 कैंसिल, तो ये बन गया n × n-1/2। क्लियर पॉइंट? ये हो गया आपके पास। दूसरा पॉइंट है यहां पर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कि आपका जो वाइल लूप बॉडी है, जो आपका था समेशन जे इक्वल टू 2 to n टी जे -1 इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 2 to n जे -1। इसका आपने कैलकुलेट किया n² - n/2 आया। क्या ये फॉर्मूला सही है? तो आप सब्स्टिट्यूट करो n = 5 एलिमेंट के लिए। इफ n = 5 नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप बॉडी आपका आएगा 5² -5/2। 25 - 5 20/2 10 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। कैसे सर? भाई अभी आपने टेबल बनाया था, उस टेबल में आपका रिपीटिशन आया था 5 एलिमेंट के लिए 10 टाइम, बॉडी 10 टाइम वर्स्ट केस में। तो यहां पर ये आपको आंसर आ गया। देख रहे कितना फायदा हो रहा है, यहां पर एक पूरा फॉर्मूला ही निकल गया कि वाइल लूप बॉडी कितनी बार चलेगा। ये तो उसका आ रहा है n²। मतलब आपको क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जाए कि n = 20 पे वाइल लूप बॉडी वर्स्ट केस में कितनी बार चलेगा, तो n² - n/2 डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसका रिपीटिशन पता चल जाएगा कितनी बार वर्स्ट केस में चल सकता है। क्लियर पॉइंट? अब ये पॉइंट निकल गया। देखो अपने पास टारगेट क्या था? टारगेट अपना था टीजे निकालना। टीजे निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए को देखो आप। इक्वेशन नंबर ए के अंदर में ये आपका अननोन था, ये आपका अननोन था, ये आपका अननोन था, ये तीनों निकाल लिए हैं। इसका फॉर्मूला आ गया n² + n-2/2, और इसको आप निकाल चुके हैं n² - n/2, क्योंकि ये वाइल लूप बॉडी के लिए था। वाइल लूप बॉडी के लिए था ये भी आपका वाइल लूप बॉडी के लिए, और ये नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वाइल लूप था। वाइल लूप के अंदर में 2 स्टेटमेंट है, तो ये 2 स्टेटमेंट है आपके। ठीक है, तो अब चलो टाइम कॉन्स्टेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो टाइम कॉन्स्टेंट आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन नंबर ए से निकालेंगे आप। तो फ्रॉम ए आपका था T(n) = C1n + C2n-1, ये मुझे याद हो गया है, C3n-1 + C4 समेशन j = 2 to n tj + C5 समेशन j = 2 to n tj-1 + C6 समेशन j = 2 to n tj-1 + C7n-1। ये फॉर्मूला था।
इस फॉर्मूले पे अब ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कैलकुलेट कर चुके हैं और ये भी आप फाइंड कर चुके हैं फॉर्मूला एन स्क्वायर के टर्म में आया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब रिजल्ट ये बन रहा है यहाँ पर C1n प्लस C2n माइनस 1 प्लस C3n माइनस 1 प्लस C4, इसकी जगह पे आपने निकाला है n स्क्वायर प्लस n माइनस 2/2 कैलकुलेट किया आपने, प्लस C5 आपने कैलकुलेट किया इसकी जगह पे n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस C6 भी सेम फॉर्मूला था आपका n स्क्वायर माइनस 2/2 प्लस C7, तो C7 था n माइनस 1, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से क्या करो आप लोग, n स्क्वायर कॉमन कर लो और n कॉमन कर लो और 1 कॉमन कर लो, देखो क्या इक्वेशन बनती है। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिए सब लोग, तो इक्वेशन बना ये T ऑफ n इक्वल टू C1n प्लस C2n माइनस 1 प्लस C3n माइनस 1 प्लस C4n स्क्वायर प्लस n माइनस 2/2 प्लस C5n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस C6n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस C7n माइनस 1, ये आपका इक्वेशन बना है। देखो टीजे सॉल्व कर चुके थे, अब देखो यहाँ पे सभी लोग n स्क्वायर को कॉमन किया मैंने, n स्क्वायर को कॉमन करोगे तो ये तुम्हारा आएगा C4/2 प्लस ये तुम्हारा आएगा C4/2 आ गया यहाँ पे, इसमें से कॉमन करोगे n स्क्वायर तो ये C5/2 आ रहा है, उसमें से कॉमन करोगे C6/2 आएगा और कहीं पे स्क्वायर है नहीं। अब n को कॉमन करो, n फर्स्ट से कॉमन होगा C1, इसमें से कॉमन होगा C2, इसमें से कॉमन हुआ C3, इसमें से कॉमन होगा C4/2 प्लस इसमें से माइनस आएगा, इसमें से n कॉमन करेंगे तो C5/2, इसमें से कॉमन करेंगे n को तो ये भी माइनस में आ रहा C6/2 प्लस इसमें से कॉमन करेंगे C7, ये आ रहा आपका। फिर -1 बचा हुआ है, -1 को फिर कॉमन कर लो तो -1 इसमें से कॉमन होगा C2 प्लस इसमें से कॉमन करेंगे C3, इसमें कॉमन करेंगे C4, इसमें है ही नहीं, इसमें कॉमन करेंगे C7, ये आपका इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, यदि हम लोग ये पूरा कांस्टेंट है, इसको a मान लीजिए आप, ये भी पूरा कांस्टेंट, इसको b मान लीजिए आप, इसको भी कांस्टेंट c मान लीजिए आप, तो ये बन गया आपका n स्क्वायर a प्लस nb माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, -1, इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, या इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल डिग्री 2 आ रहा है। ये किस पे आ रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 आ रही है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 आ रही है। क्लियर पॉइंट। तो यहां पे जो टाइम कॉन्स्टेंट टोटली किस पे डिपेंड करेगा, n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इसको आपको वर्स्ट केस में बिगो में लिखना पड़ेगा, वर्स्ट केस हमेशा हम लोग बिगो से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से, और n स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। ठीक है, जैसे मैं अब n स्क्वायर क्यों लिया सर आपने यहाँ पर, क्योंकि n स्क्वायर n से काफी बड़ा होता है। n कल टू इन्फिनिटी के लिए सोचो आप, बड़ी वैल्यू के लिए सोचो आप, मिलियन बिलियन के लिए, जैसे आप 100 डालो आप तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा और ये 100 ही रह जाएगा, -1 तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप मार्केट में क्या शॉपिंग किए, आपने ऑडी खरीदी, ऑडी के साथ में आपने साइकिल खरीदी, साइकिल के साथ में आपने खुशी के मारे आपने स्वीट खरीदा, मिठाई खरीदा आपने, तो मिठाई की कॉस्ट साइकिल की कॉस्ट के सामने नेग्लिजिबल है और साइकिल की कॉस्ट ऑडी कॉस्ट के सामने नेग्लिजिबल है। टोटल ऐड करोगे, कोई पूछे भाई कितना पैसे खर्च किए, तो आप बोलोगे मैंने ऑडी खरीदी है,
आप साइकिल और उसकी कॉस्ट ऐड भी करते हैं उसमें नेग्लिजिबल है। सेम यहाँ पर एन स्क्वायर के साथ एन को ऐड करते हैं, -1 करते हैं, नेग्लिजिबल है। कि टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका बिग O ऑफ एन स्क्वायर। बिग O क्यों? बिग O ऑलवेज रिप्रेजेंट वर्स्ट केस टाइम पॉसिबिलिटी। कहीं भी बिग O लिखा हुआ तो बोला टाइट अपर बाउंड है, ये मैक्सिमम को टाइट में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जब इसका मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन की परिभाषा आपको बताऊंगा आगे तो और क्लियर होगा कि यहाँ पर हमने एन स्क्वायर ही क्यों रखा, बाकी को क्यों छोड़ दिया। इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आती है, एन स्क्वायर आती है। क्लियर पॉइंट सभी को? तो ये मैंने जो डिस्कस किया वर्स्ट केस डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस मतलब व्हाइल लूप आपका मिनिमम टाइम एग्जीक्यूट करे। तो बेस्ट केस में जाने से पहले एक बार और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या बता दिया। ठीक है, वैसे आप वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको 2 बार रिपीट करना ही पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉपर वे में समझ पाएंगे कि फॉर्मूलेज कैसे निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, बेसिकली मेरा टारगेट क्या था कि व्हाइल लूप मैक्सिमम कितनी बार रन होगा, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, वर्स्ट केस बोला। तो वर्स्ट केस का मतलब मैक्सिमम रनिंग टाइम। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये था कि हमको व्हाइल लूप पता चल जाए कि व्हाइल लूप कितनी बार रिपीट हो रहा है J = 2, 3, 4, 5 पर। तो मैंने एग्जाम्पल्स निकाला, फिर उसको एनालाइज किया, तो TJ की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर J आ गई। तो TJ ऑलवेज डिपेंड ऑन J, तो उसको मैंने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला जनरेट हुआ व्हाइल लूप के लिए, फिर मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप बॉडी के लिए फॉर्मूले जनरेट किए और उसके बाद इक्वेशन नंबर A में डाल दिया। तो मेरा जो इक्वेशन लास्ट में बना वो क्वाड्रेटिक बना और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 है, तो इसका आंसर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ गया। अब बेस्ट केस में चलते हैं। बेस्ट केस का मतलब हो गया कि मिनिमम रनिंग टाइम, मिनिमम रनिंग टाइम, बेस्ट केस, बेस्ट केस मिनिमम रनिंग टाइम। कि इसमें देखो व्हाइल लूप पे ही कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम और मिनिमम। फॉर लूप तो हमेशा 2 से n तक ही चलेगा, चाहे वर्स्ट हो चाहे वो बेस्ट हो। ठीक है, व्हाइल लूप ही पूरा है जिसमें कहानी क्या हो रही, चेंज हो रही थोड़ी सी। तो वर्स्ट केस कब अकर करेगा, जब एलिमेंट ऑलरेडी आपके सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर्ड है। एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो व्हाइल लूप मिनिमम टाइम एग्जीक्यूट होगा। कैसे, देखो एग्जांपल के थ्रू ही चलना पड़ेगा आपको। तो एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि मेरे पास 5 एलिमेंट है और एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो 10 लिया मैंने, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, चलो 4 एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। ए लिया, इंडेक्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, J स्टार्ट फ्रॉम 2 होगा और की लिया। ठीक है, ये सब लेने के साथ में एक काम और करूंगा, मैं एक टेबल बनाऊंगा। मैं उस टेबल के अंदर में मुझे ये देखना है कि इन बेस्ट केस आपका जो J = 2 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ व्हाइल लूप, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ व्हाइल लूप बॉडी। तो ये तुम्हारा क्या है, TJ है, ये तुम्हारा TJ -1 है। मुझे ये देखना J = 2 पे व्हाइल लूप कितनी बार चलेगा, J = 2 पे व्हाइल लूप बॉडी कितनी बार चलेगा। अब देखो K = 2 क्या होता है, A ऑफ J, A का J कितना है, 20 है। तो I = 2 क्या हो जाएगा, J -1, J is 2, 2 - 1, 1। यहाँ पे 1 = 1, 2 है, लेकिन 20 लेस देन A ऑफ I, I is 10, 20 लेस देन 10 फॉल्स, टर्मिनेट हो गया। व्हाइल लूप चला। व्हाइल लूप क्या चेक करता है, 2 चीजें चेक कर रहा है। आई को चेक करता है, गड़ा = 1, वो तो ट्रू है, लेकिन जो की है लेस देन A ऑफ I फॉल्स है। तो व्हाइल लूप फॉल्स हो गया, व्हाइल लूप टर्मिनेट हो गया। तो व्हाइल लूप एक बार चेक हुआ, लेकिन वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगी, बॉडी नहीं चलेगा। वैल्यू शिफ्ट होती तो बॉडी चलता है, तो बॉडी चूंकि कंडीशन फॉल्स है, बॉडी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। अब ये यहाँ पे लूप से टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने के बाद A ऑफ I + 1 में I is 1, 1 + 1, 2 = की 20, 20 में 20 ओवरराइट कर देगा। देखो फिर से नेक्स्ट राउंड में अब जाएगा। ये जब ये नेक्स्ट राउंड में एंटर करेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे आपके पास की है, की = 30 है। अब यहाँ पे एलिमेंट लिया। ठीक है, तो J = क्या हो गया आपके पास, 3 पे पहुंच गया। I = क्या हो गया, 2 हो गया। या इसको दूसरे भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो लाइब्रेरी है, ऐसा कोई सेल्फ है, ऐसा कोई अलमीरा है जहां से बुक निकाली ही नहीं गई भाई, तो क्या लाइब्रेरियन को उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्या उसको कंपेरिजन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बस ये देख लेगा हाँ कोई बुक निकली कि नहीं निकली, तो देखा कोई बुक नहीं निकली, कोई किसी को शिफ्ट नहीं करना, सब वैसे रहेगा जैसे पहले था।
समझ पाए, वही कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो 30 लेस देन 20, आई 2 है, 2 ग्रेटर इक्वल टू 1, ये 2 है, 30 लेस देन 20 फॉल्स, टर्मिनेट। तो लूप चला, लेकिन लूप क्या हो गया, फॉल्स हो गया, लेकिन चला तो, इसलिए उसको 1 काउंट करेंगे। बॉडी 0 टाइम, यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट नहीं हुई, मतलब बुक्स ऑलरेडी सेल में क्या आपकी सॉर्टेड है। सिमिलरली अब ये क्या हो जाएगा, जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो आप सबको मालूम है i इक्वल टू 2 है, तो 2 + 1 इक्वल टू की वैल्यू कितनी, 30 में ओवरराइट हो जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट राउंड में जब जाएंगे, सेम कहानी यहाँ भी मिलेगी आपको। तो नेक्स्ट राउंड में 10, 20, 30, 40, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, की है, की इक्वल टू इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4। अब आपके पास जो जे है, जे रीच कर जाएगा 4 पर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40। आई इक्वल टू क्या होगा, जे -1 3, 3 ग्रेटर इक्वल टू 1 2, 40 लेस देन 30 फॉल्स, भाई फॉल्स हो गया, टर्मिनेट। फिर से लूप एक बार चला, लेकिन बॉडी 0 टाइम, जो कि एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो टोटल आप देखोगे, ठीक है, 4 एलिमेंट लिए वाइल लूप 3 बार चला, लेकिन बॉडी 0 टाइम चला। तो यहां पर जे की वैल्यू कुछ भी हो, जे इक्वल टू 2 3 4 हो, लेकिन टीजे ऑलवेज क्या रहेगा, 1। इन दिस केस आपको कंक्लूजन मिल रहा है, टीजे ऑलवेज इक्वल टू 1। वर्स्ट केस में मिला था टीजे इक्वल टू, आपको क्या मिला था, इन वर्स्ट केस टीजे इक्वल टू आपको मिला था जे, लेकिन इन बेस्ट केस टीजे इक्वल टू ऑलवेज 1। एक ही बार चल रहा है, एक से ज्यादा टाइम, वो भी फॉल्स हो रहा है यार, पहली बार चेको, पहली बार फॉल्स हो, तो वाइल लूप चला ही नहीं। तो इसलिए वाइल लूप यहाँ पर मिनिमम टाइम चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, बेस्ट केस बोला जा रहा है। तो इसमें देखो, अब आपको निकालना है यहाँ पर समेशन जे इक्वल टू 2 to n टीजे, ये निकालना है, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप। तो यहाँ पे जो टीजे आपने निकाल लिया, वर्स्ट केस में निकाला था जे आया था, बेस्ट केस में 1 आया है। तो 1 को ऐड करना है आपको कितनी बार, जे इक्वल टू 1 टाइम, जे इक्वल टू 1 टाइम, जे इक्वल टू 1 टाइम, सो ऑन, ये n-1 तक चलेगा। तो इसको आप 1 प्लस, देखो 1 2 बार ऐड होता तो 2 हो जाता, 1 3 बार ऐड हो 3 हो जाता, एट n-1 टाइम ऐड हो रहा था, कितना हो जाएगा, n-1। ठीक, अब ये आप जज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 थे, यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, तो टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन आया 4 - 1 3। सिमिलरली 1 + 1 + n-1 टाइम होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 × n-1, तो n-1 आएगा यहाँ पर। सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना है समेशन जे इक्वल टू 2 to n, बॉडी के लिए भी टीजे -1, तो आपने निकाला समेशन जे इक्वल टू 2 to n, टीजे की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 - 1 कितना हो गया, 0, और यहाँ भी देखो 0 आ रहा है। तो 4 एलिमेंट थे तो 0, यहाँ भी 0, 4 एलिमेंट के लिए वाइल लूप कितनी बार, 4 - 1 3, तो 3 आ रहा है। यदि आपको बोला जाए बेस्ट केस 100 एलिमेंट है इन इंसर्शन सॉर्ट में, वाइल लूप कितनी बार चलेगा, तो 100 - 1 99 टाइम्स, और बॉडी 0 टाइम्स। ये फॉर्मूला है, कंक्लूजन है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि यहाँ पर इसका रनिंग टाइम क्या होगा, टोटल रनिंग टाइम। फिर से क्वेश्चन नंबर ए को पकड़ोगे आप, उसमें टीजे हमें नोन हो गया, तो टीजे को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो टीजे की वैल्यू उसको इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए पीछे आप देख लीजिए क्या था आपका, पीछे था आपका इक्वेशन नंबर ए, तो फ्रॉम ए आपके पास था टी ऑफ एन इक्वल टू C1n प्लस C2n-1 प्लस C3n-1 प्लस C4 समेशन j इक्वल टू 2 to n tj प्लस C5 समेशन j इक्वल टू 2 to n tj-1 प्लस C6 समेशन j इक्वल टू 2 to n tj-1 प्लस C7n-1। तो ये हो जाएगा आपका C1n प्लस C3n-1 प्लस C3n-1 C4, ये अभी भी आपने सॉल्व किया, n-1 आया है। C5 मल्टीप्लाई, ये 0 आया है। C6, ये भी आपका रिजल्ट j-1 है, 0 है, tj-1 है, तो C7n-1 है। इसमें से n कॉमन कर लो भाई, n कॉमन करेंगे तो यहां से C1, यहां से C2 है,
प्लस C3 C4 C5 0 क्या, C6 0 6 7, ठीक है। इस तरह से कॉमन कर लेंगे आप। उसके बाद कॉमन करेंगे -1, जैसे -1 नहीं, इसमें -1 है, C2 में है, C3 में है, C4 में है, C7 में है। अब इसको आप B मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए, तो क्वेश्चन बन गया NA -B, तो B कांस्टेंट है, N वेरिएबल है आपका, तो N कांस्टेंट से हमेशा बड़ा होगा भाई। N की वैल्यू आप 100 200 400 मिलियन बिलियन ले सकते हैं, लेकिन B तो बेस केस है। बेस केस को लोग बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करी, N पे डिपेंड करी, तो इसका जो रनिंग टाइम आएगा बिग ओमेगा ऑफ N आएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है और डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ n टू पावर 1। तो टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, n पे डिपेंड कर रही है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n आएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सबको। तो बेस केस में आ गया आपका ऑर्डर ऑफ n, और वर्स्ट केस में आ गया बिग ऑफ n स्क्वायर। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है सर एवरेज केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। एवरेज केस के अंदर में जब भी हम लोग जाते हैं, वर्स्ट केस और बेस केस तो हम लोग एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एवरेज केस का मतलब हो गया कि बेस केस और वर्स्ट केस के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बीच में। तो इसमें देखो, इसमें एग्जैक्टली मालूम था सभी एलिमेंट क्या होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। लेकिन एवरेज केस हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। मेरे पास 100 एलिमेंट है, 100 में 50% सॉर्टेड 50% अनसॉर्टेड है, तो आपके पास लेकिन 80% सॉर्टेड है 20% सॉर्टेड, कोई और है उसके पास 90% सॉर्टेड है 10%, इसलिए सभी का तो आप एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते ना, अलग अलग। तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि 50% एलिमेंट आपके सॉर्टेड है, 50% के आपके सॉर्टेड है, तो 50% सॉर्टेड है, इसके बेस पे हम लोग चलेंगे। तो व्हाइल लूप कितनी बार रिपीट होगा, तो आपको मालूम है 50% सॉर्टेड है, तो वर्स्ट केस में J आया था, Tj इक्वल टू J, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ व्हाइल लूप J पे डिपेंड कर रहा था। J इक्वल टू 2 टाइम व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, J इक्वल टू 3 तो व्हाइल लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, J इक्वल टू 4 तो व्हाइल लूप 4 टाइम रिपीट होगा, ठीक है। तो यदि 50% सॉर्टेड है तो J/2 हो जाएगा ये Tj की वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग आप जब सॉल्व करेंगे तो व्हाइल लूप, पहले व्हाइल लूप क्लिक करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका J/2। तो 1/2 को बाहर रख लो आप, और इसको ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं, किसको, समेशन इक्वल टू 2 से लेके n तक पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आया था 1/2, और ये आपका आया था n स्क्वायर प्लस n -2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n -2/4। देखो, यदि आपके पास n इक्वल टू 5 एलिमेंट है तो इसमें कितना आएगा, 25 प्लस 5 -2/4, 30 -2 28, 28/4 कितना आएगा, 7। तो वर्स्ट केस में कितना आया था, 14 टाइम, उसका जस्ट 50% हो गया 7, देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अब आप व्हाइल लूप बॉडी की बात करो, तो व्हाइल लूप बॉडी था आपका समेशन J इक्वल टू 2 to n Tj-1, यही था Tj-1, ठीक है। तो इसका 50% हो जाएगा, Tj का भी 50% लेंगे आप। तो इसका जब 50% लेंगे तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, तो 1/2 ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके थे, कितना आया था, n स्क्वायर कितना था, -n/2 था, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर -n/4। n इक्वल टू, यदि 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाइल लूप बॉडी टोटल, तो ये हो जाएगा 25 -5/4, तो 20/4 कितना हो गया, 5। तो वर्स्ट केस में आया था 10, तो बेस्ट केस में कितना आ रहा है आपका, 5, सॉरी एवरेज केस में कितना आ रहा है, 5, बेस्ट केस में तो 0 आया था, समझा पॉइंट। तो 50% आपने क्या कर दिया, इसका ले लिया, 50% उसका ले लिया, तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ इन एवरेज केस। एवरेज केस हमेशा बीच में रहेगा, तो बेस एवरेज केस में आपका आया था, ये कितना आया था आपका रिजल्ट, आपका एवरेज केस के अंदर में व्हाइल लूप बॉडी की बात करें तो 0, और यहाँ पे बेस्ट केस में आया था आपका, वर्स्ट केस में आया था व्हाइल लूप बॉडी आपका 10, और इसमें कितना आ रहा है, 5, ठीक है। व्हाइल लूप की बात करें तो ये आया था 14, ये कितना आ रहा है, 7, और ये आया था n-1, तो 5 -1 4, क्लियर पॉइंट। तो ये आपका रिलेशन है यहाँ पर। इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर में डालेंगे तो यहाँ पर भी n स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो ये भी n स्क्वायर ही मतलब पॉलिनोमियल डिग्री 2 ही बनेगा। जब इक्वेशन नंबर 1 को पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो एवरेज केस को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्स्ट केस को बिग ओ से और बेस्ट केस को बिग ओमेगा से, मिनिमम रनिंग टाइम के साथ। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पे इस तरह से ये चलता है। ये यदि हम उसको ग्राफ के थ्रू कंपेयर करें यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं n, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर 3 ग्राफ ऐसे ले रहा हूं मैं यहाँ पर, इस तरह से है, ठीक। एंड नॉट क्या होता है आगे डिस्कस करूंगा जब मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर जब आपने n = 5 एलिमेंट लिया था, n = कितना लिया था 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे जो रिपीटेशन था, ठीक, n = 5 में इन वर्स्ट केस तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5 - 1 4 आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 14 आई थी, और इसकी वैल्यू आई थी 7। तो ये टॉपिक ग्राफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्स्ट केस, वर्स्ट केस। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज केस, जो बीच में रहेगा आपका, ठीक है। और ये रहेगा तुम्हारा बेस्ट केस, बेस्ट केस। तो ये जो मैंने लिखा है रिपीटिशन ऑफ व्हाइल लूप लिखा है, व्हाइल लूप कितनी बार रिपीट हो रहा है n = 5 पर। तो बेस्ट केस नीचे, तो नंबर स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसको जितना स्टेप कम आ रहा है, रिपीटिशन कम हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी कम होगी। रिपीटिशन जितना हाई होगा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बिग ओ के साथ, इसको थीटा के साथ, इसको बिग ओमेगा के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं टाइट अपर बाउंड, टाइट अपर बाउंड, अपर बाउंड में भी टाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइट बाउंड, टाइट बाउंड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइट लोअर बाउंड। तो टाइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, जब एसिम्प्टोटिक नोटेशन अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, तब उसमें और क्लियर कर दूंगा कि कैसे इनको यूज करते हैं हम लोग। तो रिजल्ट देखो, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आया अपना वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एवरेज केस में गए हम लोग तो सेम आया, यहाँ पर भी क्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर हम लोग थीटा से, n स्क्वायर आया था, और बेस्ट केस बिग ओमेगा से, बिग ओमेगा ऑफ n आया था यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्सिटी आई थी आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा। इन रेंज वाले क्वेश्चन से तो फट से बना लोगे आप, जी जो रेंज में नहीं है, जैसे यहाँ पे व्हाइल लूप रेंज में नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एलिमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और आई पे भी डिपेंड कर रहा है व्हाइल लूप। तो उसका मिनिमम रनिंग टाइम कितना होगा, मैक्सिमम रनिंग टाइम कितना होगा, मिनिमम कितनी बार रिपीट होगा, मैक्सिमम कितनी बार रिपीट होगा, ये टोटली एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करो, आप दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, और फिर इसी का नकल करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इतना ना करके। अभी पूरा हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है कि किस तरह से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, j = 2 पे कितनी बार हुआ, j = 3 पे कितना, सबको ऐड किया मैंने, तो उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट निकाला मैंने बच्चों, ठीक है। रिपीट करिए, लगे रहिए, बाय बाय।